परिसर में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का एक लेसन जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है केंद्र सरकार लेके आया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार यानी केंद्र जो सरकार है वो उसकी परिभाषा, केंद्र सरकार की परिभाषा कहेगी कि जो सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के लिए नियम और कानून बनाने का काम है वो केंद्र सरकार करती है। या यूं कहें कि केंद्र सरकार है वो उनके लिए जो कानूनी व्यवस्था है जो केंद्र सरकार है वो राज्य सभी राज्य और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के लिए जो नियम जो कानूनी व्यवस्था है वो बनाने का काम है वो करती है केंद्र सरकार। उसके बाद देखते हैं सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग। नंबर 1 पे आता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। नंबर 2 पे आता है कार्यपालिका। नंबर 3 पे न्यायपालिका। ये 3 पार्ट है। इन 3 पार्टों में भी जो आता है नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे आएगा कौन सा? लोकसभा। कौन सा आएगा बच्चों? लोकसभा। नंबर 2 पे आएगा राज्यसभा। नंबर 3 पे आता है राष्ट्रपति। उसी तरह से कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, आदि। उसी प्रकार से न्यायपालिका है। न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, आदि आदि। आज जो अपने को डिस्कस करना है जो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है व्यवस्थापिका, हम उसको लेके चलते हैं। तो व्यवस्थापिका के बारे में अपने को डिस्कस करना है। व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका में किस किस को शामिल किया जाता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उसकी कार्य शक्तियां होती है, उन सब के बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे। व्यवस्थापिका या उसका दूसरा नाम है संसद। संसद कह दो, व्यवस्थापिका कह दो, या संघीय सरकार कह दो। संसद। अब देखते हैं संसद। संसद यानी ये अपना संसद है। इस संसद के 2 पार्ट होते हैं। इस संसद के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? संसद के नंबर 1 पे होता है लोकसभा। 2 पार्ट कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, या यूं कहें संसद के सदन। परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा संसद के कितने सदन होते हैं? तो ये सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? संसद के 2 सदन हो गए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर यूं पूछ ले संसद के अंग कितने होते हैं तो अंग में आ जाएगा राष्ट्रपति। तब क्या है? 3 हो जाएंगे। अगर ये पूछेगा कि संसद के कितने सदन है तो 2 हो गए, लोकसभा, राज्यसभा। अगर ये पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं तो क्या है?
तीसरे अंग में, संसद के तीसरे अंग में राष्ट्रपति को जोड़ देते हैं। यानी संसद के कितने अंग हो गए? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अपने को क्या है देखने हैं अनुच्छेद, यानी इनका किस या कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है वो किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अनुच्छेद। तो देखते हैं बहुत इजी है अनुच्छेद, यानी संसद का जिक्र है वो 79 में, राज्यसभा का जिक्र है वो 80 और लोकसभा का जिक्र है वो 81 में किया गया है। यानी अनुच्छेद देखेंगे तो संसद का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 79 में, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81, यानी 79, 80, 81। इसको ऐसे ही लिखना है बच्चों। अगर इसको आपने उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते 79, 80, 81। अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, जैसे घड़ी की क्लॉक होती है ना, उस हिसाब से क्या है उसको लिखना है 79, 80, 81। ये आपके अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद के बाद इसमें हम देखेंगे सदस्यों की संख्या। जब इसमें क्या है, संसद में कौन कौन से सदस्य जाएंगे, इनकी योग्यताएं क्या है, इनकी सदस्य संख्या क्या है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले सदस्य संख्या से पहले हम इसकी योग्यता देखते हैं, कौन कौन से सदस्य है वो संसद में जाने के लिए योग्य हैं, उनकी योग्यता देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखते हैं यहाँ पे योग्यता। इनके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता है, नंबर 1 पे वह भारतीय होना चाहिए, वह भारतीय होना चाहिए। वह भारतीय होना चाहिए। नंबर 2 पे वह किसी लाभकारी पद पर, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। नंबर 3 पे वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। न्यायालय शब्द जरूर लगाना है बच्चों, क्योंकि न्यायालय जब किसी व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित कर देता है तभी वह पागल या दिवालिया माना जाएगा, अन्यथा उसे हम पागल या दिवालिया नहीं कह सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को सीधा नहीं कह सकते पागल या दिवालिया, जब न्यायालय घोषित कर देता है तब वह पागल या दिवालिया माना जाता है। तो नंबर 3 योग्यता होती है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, घोषित न किया गया हो। ये 3 योग्यता होगी। चौथी योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। लोकसभा की योग्यता में उसकी उम्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी उम्र है वो क्या होती है, 4 नंबर पे इसकी योग्यता है उम्र है। इसकी उम्र लोकसभा के सदस्यों की उम्र होगी 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष। राज्यसभा की उम्र, राज्यसभा है उसके सदस्यों की उम्र 30 वर्ष और राष्ट्रपति है उसका तो चलो देख लेते हैं, उसकी होगी 35 वर्ष। 25, 30, 35 यानी उम्र कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25, 30, 35। लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25, 30, 35 यानी योग्यता होगी। सबसे पहले क्या है, संसद। संसद का दूसरा नाम व्यवस्थापिका या संघीय सरकार। संसद के पूछे तो कितने सदन होंगे, संसद के 2 सदन होंगे। कौन कौन से? संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा। अगर अंग पूछे तो अंग कितने होंगे, संसद के 3 अंग हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, अनुच्छेदों को। क्या डिस्कस किया? अनुच्छेदों को।
अनुच्छेद है वो कितने होंगे? संसद का जिक्र है वो 79 अनुच्छेद में किया गया है, और राज्यसभा का जिक्र है वो 80 और लोकसभा 81, यानी 79, 80, 81। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? योग्यता पढ़ी है। योग्यता है वो क्या होना चाहिए? तो सिमिलरिटी है, सब में होता है, यानी योग्यता सब में मिलेगी, 3 योग्यता, लेकिन ये अलग मिलेगी 25, 30, 35 उसकी आयु है, यानी क्या वह भारतीय होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, या न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और उसके बाद उसकी उम्र पड़ी है। लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 23 वर्ष और एक राष्ट्रपति की 35 वर्ष होती है। अब अपने को डिस्कस करना है 2 नंबर पे। योग्यता के बाद क्या डिस्कस करेंगे? उनकी सदस्य संख्या, यानी यहाँ पे जो सदस्य भेजने हैं वो उनके संख्या कितनी होती है, कौन कौन से राज्य, कितने राज्य से कितने आते हैं, केंद्र शासित से कितने आते हैं, तो वह है। चलो इसको साफ करते हैं। अब आएगी सदस्य संख्या, यानी मूल संविधान में सदस्य संख्या है उसका जिक्र कितना है? सदस्य संख्या, सदस्य संख्या मूल संविधान के अंदर सदस्य संख्या है उनका जिक्र किया गया है कितना? 500। उनकी सदस्य संख्या है उनका कितना है? 500, और इनकी 250, राज्यसभा की 250। 500, 250। अब क्या है, यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं? इनके सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? इनकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इनकी कितनी रहती है? इसकी समीकरण देखें, कौन कितने कितने सदस्य इसकी समीकरण बनाते हैं। जैसे 2 है, वो 2 मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य क्या है? मनोनीत किए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो 530 सदस्य हैं वो कहां से आएंगे? वो 530 सदस्य राज्यों से आएंगे। 530 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों से आएंगे। बाकी कितने बचे? बाकी जो बच गए 20 सदस्य, यानी 20 सदस्य। ये 20 सदस्य कहां से आएंगे? ये 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। यानी 530 राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य है वो कहां से आएंगे? वो उनको कौन मनोनीत करेगा? उनको राष्ट्रपति मनोनीत है वो करेगा। ये तो है जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितने हो सकते हैं उनकी संख्या। उसके हिसाब से जो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में उनके सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 545। कितनी है? 545। इसी प्रकार से इनमें भी होता है। इनमें भी क्या है, कर लेते हैं नंबर एक भी। जैसे 2 सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करे ही करेगा, यानी 2 सदस्य किनके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं, वो ही मनोनीत करेगा 2 सदस्य। उसके हिसाब से 530 सदस्य प्लस बाकी बच गए इसके 530 सदस्य मनोनीत करेगा। उसके बाद में जो इसके बच गए 13 सदस्य, उसके बच गए 30 तो 25, यानी 13 सदस्य। 13 सदस्य हो उनमें से आएंगे। अब इसमें क्या है, जो थोड़ा चेंज भी हो गया, यानी अभी तक तो यही आता है बुकों में, लेकिन उसी हिसाब से इसकी भी क्या है देखेंगे। इनकी कितनी आएगी? इनकी जो सदस्य संख्या है इनमें 2 मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कितने मनोनीत किए गए हैं? 2 किए गए हैं। उसी प्रकार से इनमें कितने किए गए हैं? इनमें 12 मनोनीत करता है। कितने मनोनीत करता है? 12 मनोनीत करता है। कितने मनोनीत करता है? 12 मनोनीत करता है। और बाकी जो 238 आगे, ये क्या है? राज्यों से आएंगे। ये कहां से आएंगे? ये राज्यों से आएंगे। इसी प्रकार से इसकी जो वर्तमान है वो है 245। ये वर्तमान में कितना है? 245। इनकी वर्तमान सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245।
तो उनमें जो उनकी समीकरण बनेगी तो वो क्या है, इसमें भी क्या है, कितने आ जाएंगे, 12 सदस्य तो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और बाकी जो बच गए इसमें 212 और 200 प्लस 233 सदस्य राज्यों से आएंगे। तो ये इनकी सदस्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देख लें, मूल संविधान में 500, अधिकतम 552 हो सकते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 530 ये फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, दोनों फिक्स है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी चेंज होगा वो इसमें होगा, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे। तो ये क्या है, इनमें आएंगे 530, 13 सदस्य केंद्र शासित और 2 ये वर्तमान इसकी होगी। उसके बाद क्या है, जो राज्यसभा वाले हैं, राज्यसभा की अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और एक 238 सदस्य वो राज्यों से आते हैं। तो ये 12 सदस्य की बता दें क्या है, कौन से क्षेत्र से आते हैं, कोई कला के क्षेत्र से, कोई शिक्षा के क्षेत्र से, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र से, इनसे आते हैं। ये 12 सदस्य वो आते हैं। उसके बाद ये जो उसके बाद वर्तमान सदस्य संख्या इसकी कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या है इसकी 245, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए ही जाएंगे और जो बाकी बच गए 233 सदस्य वो क्या है, राज्यों से आ जाएंगे। तो सदस्य संख्या है, इनकी सदस्य संख्या के बाद हमें जिक्र करेंगे इनके जो चुनाव है वो कैसे होगा, क्योंकि सदस्यों का डिसाइड हो गया। सदस्यों के निर्धारण के बाद क्या है, इनका चुनाव है वो कैसा होता है, किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो उनका चुनाव जो है कैसा होता है, यानी लोकसभा के सदस्य है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राज्यसभा है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब ये भी पता होना चाहिए भी प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब है बच्चों क्या, सीधा जो सदस्य है वो कौन चुनेगी, जनता चुनेगी, यानी जनता के द्वारा जो सदस्य सीधा चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष में आ गए। किसमें आ गए, प्रत्यक्ष में आ गए। और अप्रत्यक्ष में फिर क्या है, अप्रत्यक्ष में यानी उसमें जनता नहीं चुनती है, जनता नहीं चुनती है तो कौन चुनता है, यानी जो जनता चुनती है उन चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष में आएंगे। यानी प्रत्यक्ष में तो सीधा जनता चुन देगी, जैसे सरपंच के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लेकिन अप्रत्यक्ष में जनता उनका चुनाव नहीं करेगी। तो कौन करेगा, यानी कौन करेगा, जो सदस्य जनता ने चुन के भेजे हैं वही उनका क्या है, चुनाव करेंगे। जैसे आगे वाला लेसन है अपना केंद्र सरकार के बाद जो आएगा विधानमंडल वाला, उनमें आता है उनके जो विधानसभा के सदस्य हैं, ये विधानमंडल है, ये विधानमंडल के जो राजस्थान से 200 सदस्य जाते हैं, उन 200 सदस्यों में से उन्हें 200 सदस्यों में से राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं वो जाएंगे। यानी ये जो विधायक हमने चुने हैं ये विधायक क्या है, यहां जाएंगे। इन विधायकों में से जो राज्यसभा के लिए 10 सदस्य हैं, ये भी कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राजस्थान में 25। ये भी ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है, राज्यसभा के 10 है। तो ये जो 10 सदस्य है वो कहां जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। और ये कौन चुनेंगे, ये विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इनको किसने चुना, इनको जनता ने चुना, और इनको किसने चुना, उनकी चुने हुए जनता के जो सदस्य हैं उनको इन्होंने चुना। तो ये क्या है, इनकी चुनाव प्रक्रिया। उनकी चुनाव प्रक्रिया भी देख लेते हैं, उनकी चुनाव प्रक्रिया भी कई बार पूछ लेता है 10th क्लास में। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या जो इनके राज्यसभा के सदस्य उनका चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, उसके लिए क्या है, वो एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पत्र। ये याद रखना है, क्या है चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल
संक्रमणीय मत पत्ती, एकल संक्रमणीय मत पत्ती, यानी एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा इनका चुनाव है वो किया जाए। ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव किस पत्ती के आधार पे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पत्ती के आधार पे इनका चुनाव वो होता है। तो ये याद रखना, बहुत बार इस 10th क्लास में 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो ये चुनाव की बात होगी, यानी योग्यता हो गई, सदस्यों को भेज दिया, चुनाव हो गया। चुनाव के बाद क्या है? अब चुनाव करके उनको भेज दिया इनमें, तो भेजने के बाद उनका क्या है, वो रहेंगे कितने साल वहां, उनका कार्यकाल क्या होगा, यानी कितने साल है वो वहां रहेंगे। चुनाव के बाद उनका कार्यकाल देख लेते हैं, यानी वो कितने साल है वो वहां रहेंगे, या कार्यकाल देख लेते हैं, या उनसे पहले उनको शपथ दिलवा देते हैं। कार्यकाल देख लेते हैं, शपथ है उनको कौन दिलाता है, यानी और तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये अभी चुन के गए हैं, इन्होंने अभी शपथ ली नहीं, ये भी है, तो उन्होंने दिलाएगा कौन शपथ? शपथ क्या है, कौन दिलाएगा? एक ही व्यक्ति तो बचा है, राष्ट्रपति, तो शपथ इनको कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। इनको भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। इनकी शपथ प्रक्रिया हो जाएगी। शपथ प्रक्रिया होने के बाद क्या है, अब राष्ट्रपति दिला देगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कोई सदस्य भी मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई सदस्य है वो भी क्या इनको शपथ दिला सकता है। शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति इनको कहेगा कि आप अपना एक नेता चुन लीजिए, यानी आगे की जो काम है वो कौन फिर है? लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो नेता क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे डिस्कस करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और एक होता है उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसी तरह से उसमें भी 2 सदस्य वो चुने जाएंगे। एक तो सभापति हो गया, सभापति, और एक है उपसभापति। सभापति, उपसभापति, सभापति को हम उपराष्ट्रपति होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। ये होता है, ये अपना अलग से टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आगे उसके शपथ के बाद क्या है, कौन आएगा? इसका कार्यकाल आ जाएगा। शपथ के बाद क्या आएगा? कार्यकाल आएगा, यानी ये जो सदस्य हमने चुन के भेजे हैं ये कितने टाइम तक वहां रहेंगे, तो इनका क्या है? कार्यकाल है वो आएगा। इनका कार्यकाल है वो कितना होता है? कार्यकाल है वो क्या है? लोकसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, 6 वर्ष। अब क्या है, ये जो सदस्य है वो हर 2 साल बाद आते रहेंगे। कितने? 1/3 सदस्य इनमें आते रहेंगे, यानी कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद इनका क्या है? कार्यकाल आ गया, शपथ आ गई, इसका कार्यकाल है अध्यक्ष। बस उसके बाद क्या है? फिर आ जाएगा त्याग पत्र, यानी कार्यकाल के बाद इसका त्याग पत्र आ जाएगा। भी त्याग पत्र है, त्याग पत्र। त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र है वो किसको देंगे? त्याग पत्र है वो किसको देंगे? ये जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके जो बाकी सदस्य अगर किसी कारणवश कार्यकाल पूर्ण होने के बाद या बीच में किसी कारणवश क्या है वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो क्या है, हमने जो नेता नियुक्त किए थे लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या है उनको अपना त्याग पत्र है वो दे, ये अपना जो सभापति है वो दे देंगे। ये इनका कार्यकाल के बाद त्याग पत्र है वो हो जाएगा। तो इतना
काम था संसद का। लोकसभा अध्यक्ष की बातें आगे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा रिवाइज एक बार फिर कर देते हैं। यानी केंद्र सरकार, उसके बाद जो संसद था उसका अनुच्छेद था 79, इसका 80, 81, इसके 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? 2 सदन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा। अंग पूछे तो 3 हो गए। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद उसके जो उपनाम है, उसके उपनाम भी होते हैं। उपनाम देख लेते हैं, यानी उपनाम ये लिख देता हूं। उपनाम में क्या है? ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन। ये उच्च सदन होता है। ये निम्न सदन हो गया, ये उच्च सदन हो गया। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। उसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, सदन भी कहा जाता है। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। उसे विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्वान व्यक्ति बैठते हैं, जो विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। और ये अस्थायी सदन भी होता है, ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। अस्थायी कैसे है? क्योंकि ये क्या है, इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन क्या होता है? क्योंकि इसे क्या है, समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और ये क्या है, स्थायी रहता है। यानी हर 2 साल बाद, जैसे पहले डिस्कस किया कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य है वो इसमें आते रहे। तो ये क्या है, स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। इसके नाम हो गए निम्न सदन, ये उच्च सदन, ये प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। और उसके बाद क्या है, हमने डिस्कस की इसकी योग्यता। उसके बाद हमने क्या डिस्कस की? इसकी योग्यता की कि वह भारतीय होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, या उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थी उसकी उम्र हमने डिस्कस की। लोकसभा के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। उसके बाद सदस्य संख्या हमने देखे, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, अधिकतम 552 हो सकते हैं, इसमें 250 हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या है, हमने चुनाव देखा कि प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, इनका प्रत्यक्ष रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनकी चुनाव पर जो प्रणाली है राज्यसभा वाले क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संख्या मत पद्धति। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके जो चुनाव के बाद उसका जो हमने डिस्कस किया है, इसका कार्यकाल देखा है, उसका 5 वर्ष होता है, इनका 6 वर्ष होता है। चुनाव के बाद कार्यकाल आ गया, इसका त्याग पत्र देख लिया। बस ये बातें। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद जो संसद है और लोकसभा अध्यक्ष, उसकी शक्तियां, उसके कार्य, वो आगे वाले टॉपिक